हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये 10 क्लास का हिस्ट्री का औद्योगिकरण युग का सेकेंड पार्ट 2 है। शुरुआत करते हैं हम लोग। बोल रहा है 4 में क्या बोल रहा है, फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ से 4 मिलें काम कर रही थी, उनमें 94,000 तकलिया और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिल खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एलेंगन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई खेल मिल शुरू हो गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले लोग कौन थे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि प्रारंभिक उद्यमी देश के विभिन्न भागों के तरह तरह लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें कौन लगा रहे थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूह इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसे कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर में ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन के निर्यात करने लगे थे। उसके बदले वे चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड आती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुँच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित कराते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के लिए उनमें कुछ व्यवसायी भारत के औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया था। वे उद्योगों को निवेश करने लगे। 1830 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। 1840 के दशक में आए व्यापारिक व्यवसायिक संकटों में औरों की तरह साथ साथ टैगोर को उद्यम में बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए हैं। बम्बई में डिनोसा पेटेंट आगे चलकर विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानी टाटा जैसे पार्षदों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके आंशिक रूप से इंग्लैंड कच्ची कपास निर्यात करने में पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। पूंजी इकट्ठा करने वाले अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ मध्य पूर्वी अफ्रीका से संबंध थे। इनके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे लेकिन वे विदेशी व्यापार के सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे और एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाते थे। सूद पर पैसा चलाते थे। एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुँचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों निवेश का अवसर आए तो उन्होंने बहुत से फैक्ट्रियों में लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे से भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह स्वीकृति गई। उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील का भी निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर निकल दिया गया। पहले विश्व युद्ध यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र में नियंत्रण करती थी। उनमें बड़े हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू इल और जार्डिन स्किनर कंपनी बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनी लगाती थी, उनका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्तपोषक फाइनेंशियल पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से भी संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसी लेती थी। यूरोपीय व्यापारिक उद्योगपतियों को अपने वाणिज्य परिसंघ था, जिनमें भारतीय व्यवसायों को शामिल नहीं किया जाता था। मजदूर कहाँ से आते थे? फैक्ट्रियों को होंगे तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार के साथ मजदूर की मांग बढ़ने लगी। 1901 में फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 में 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास की जिलों से आते थे। जिन किसान कारीगरों के गाँव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग काम करने वाले 50% ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले में आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गांव में आते थे। मिल मजदूर बीच में अपने गांव जाते थे और वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में नए कामों खबर फैली तो दूर दूर के लोग भी आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुँच जाते थे।
नौकरी पाना हमेशा के लिए मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वाले लोगों में रोजगार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश की निषिद्ध था। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए पराया एक जोबर रखते थे। जोबर एक कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, अपने गाँव के लोगों को लाता था, उन्हें काम को भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत के पैसे मदद करता था। इस प्रकार जोबर ताकतवर मजदूर व्यक्ति बन गया था। बाद में जोबर मदद के लिए बदले पैसे और तोहफा की मांग करने लगा, मजदूरों की जिंदगी में नियंत्रित करने लगा। साथ ही समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात छोटा रह गया। बोरा औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां कुछ खास तरह के उत्पादन में दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार ने सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय कॉफ़ी के बागान लगाने के लिए खनन, नील और जूट व्यवसाय पैसे की निवास किया, और इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यक था। 19वीं सदी के आखिरी में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैन्चेस्टर बनी चीज़ों को प्रतिस्पर्धा करने की। भारत में आने वाले ब्रिटिश मालों की धागा बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए भारत में शुरुआती मिलों में सूती मिलों के कपड़ा के बजाय मोटे सूती धागे बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था वह हमेशा 79 किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत में हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, उन्हें चीन के निर्यात में कर दिया जाता था। 20वीं सदी से पहले दशक में भारत में औद्योगिक दर बहुत बदलाव चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों के विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयाती शुल्क बढ़ाने और रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन ने भेज जाने में भारतीय धागे की निर्यात में काफ़ी कमी आने लगा था। चीनी बाजारों में चीन के और जापान की मिलों में उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत में उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 और 1912 के बाद भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध में औद्योगिक विकास धीमा रह गया। युद्ध की एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश ने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर को माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजार में रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखाने फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी और कपड़े, टेंट और चमड़े जूते, घोड़े और खच्चर की जंजीर और बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी। बहुत सारे मजदूरों के काम पर रखा गया। घरे को पहले से ज़्यादा समय काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिक पर हमें अमेरिका और जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था को चरमा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था। ब्रिटेन में होने वाले सूती कपड़े की निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों के विदेशी उत्पादनों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों घरेलू बाजार में कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लघु उद्योग की बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। इनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल बॉम्बे में स्थित था। बाकी पूरे देश में छोटे उत्पादन का ही दबदबा था। पंजीकृत फैक्ट्रियों के कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा काम करता था। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10%। बाकी मजदूर गली गली मोहल्ले स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल का इजाफा हुआ। यह बात हथकरघा क्षेत्र में बारे में सही है, जिनका हमने पीछे चर्चा की है। सस्ती मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया है, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद उन बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते थे। 20वीं सदी के हथकरघा में बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 और 1940 के बीच में 3 गुना हो चुका था। ये कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। कम लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो, इसके उत्पादन बढ़ सकता था। साथ ही हाथ में काम करने वालों को नए तकनीक अपनाने की परेशानी नहीं होती थी। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक में आते थे हम इसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाइंग शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों के उत्पादन में क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघे फ्लाइंग शटल लगाते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघों 70 से 80% थे। इसके अलावा छोटे छोटे सुधार किए गए, जिससे बुनकरों की अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों में मुकाबला करने में मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों की बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ छोटा कपड़ा बनाते थे और जबकि कुछ महंगे किस्म के कपड़े बनाते थे। छोटे कपड़े के मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। उनकी मांग भारी उतार चढ़ाव आता था।
खराब फसल और अकाल की समस्या ग्रामीण गरीबों के पास खाने का कुछ भी नहीं होता था। नगद आय के लिए साधन खत्म हो जाते थे। वे कपड़ा नहीं खरीद पा सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े मांग खाते पीते तबके के लिए ज़्यादा थी। उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों में मर जाते थे तो तब भी अमीर या कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में बनारसी और बलचोरी सड़ियों की बिक्री असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसे कि आप देख चुके हैं, मिल विशेष प्रकार की बनाई नकल नहीं कर सकता था। बुर्न और बॉर्डर वाली साड़ियाँ मद्रास के प्रसिद्ध लुंगियों की तरह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी हुआ नहीं है कि 20वीं सदी में उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों में अन्य तस्करों में हमेशा फायदा ही हो रहा। 19वीं सदी ज़िंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उतर में किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्री युग की अतीत के अवसर भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अभिन्न अंग था। वस्तुओं के लिए बाजार। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया। किस तरह भारतीय बुनकरों, दस्तकारों ने, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात और शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपनी जगह बनाई और अपने माल के बाजारों में फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। उसके लिए क्या किया जाए। नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए तरीका विज्ञापनों का है। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञापन की विभिन्न उत्पादों की जरूरी है, अवांछनीय बना देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं। ये नई ज़रूरतें पैदा करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबार, पत्रिकाओं, होर्डिंग, दीवारों, टेलीविजनों, पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन हम यह इतिहास के पीछे मुड़कर देखे तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत में विज्ञापनों की विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने के लिए, नई उपभोक्ता संस्कृति रचने के लिए अपनी भूमिका निभाई। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो ये कपड़े के बंडलों में लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी के नाम, उत्पादन की जगह पता चलता था। लेबल की ही चीज़ों की गुणवत्ता प्रतीक था। जबकि किसी लेबल का मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किस तरह का दर्द नहीं रहता था। लेबलों का सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं होते थे, उनमें तस्वीर बनाई जाती थी। अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो अगर उनके निर्माताओं में सोच, उनके हिसाब किताब और आकर्षित करने के उनके तरीके अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लेबलों में भारतीय देवी देवताओं को तस्वीर पराया होती थी। देवी देवताओं को तस्वीर बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। ईश्वर कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का भी फायदा ये होता था कि विदेशी बनी चीज़ भी भारतीय जानी पहचानी लगती थी। 19वीं सदी के आखिरी निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के कैलेंडर छपाने लगते थे। अखबारों और पत्रिकाओं में बढ़ चढ़ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे, लेकिन कैलेंडर में उनका समझ आ जाता था, पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों में, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटकटे रहते थे जो इन कैलेंडरों को लगाते थे। वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में नए उत्पाद बेचने के लिए देवताओं को भी तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियां, सम्राटों, नवाबों की तस्वीर विज्ञापनों, कैलेंडरों खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही शक्ति के सामान करते हैं तो इस उत्पाद को सामान दीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें शाही निर्देश बनाया जाता था। उनकी गुणवत्ता का सवाल खड़ा नहीं किया जाता था। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाया तो राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता है। उनका आशय यह है कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीय बनाया। विज्ञापन स्वदेशी की राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। निष्कर्ष जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए और फैक्ट्रियों के उदय को हुआ। नए प्रौद्योगिकी श्रम शक्ति अस्सी में आई, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें, छोटे पैमाने उत्पाद में औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए।